नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सवाल चुनाव का आप और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दो ऐसे चेहरे जिस पर देश और बिहार की जनता भरोसा दिखाती रही। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार हैं और उन्हीं के नाम पर घोषणा पत्र भी आज जारी कर दिया गया। वादा किया गया है कि हर घर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त हो जाएगी, गरीबों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। साथ ही इसके अलावा और भी बहुत कुछ सम्मिलित किया गया। सियासी लड़ाई में कोशिश है एक दूसरे पर भारी पड़ने की। ऐसे में सवाल चुनाव का है कि तेजस्वी प्रण महागठबंधन को इलेक्शन जिताएगा या नहीं। इसी पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से नदीम अंसारी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। बीजेपी से हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से हमारे साथ राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी से हमारे साथ डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरी आवाज अगर आरजेडी से जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश पाल जी, उन तक पहुंच रही है तो मेरा पहला सवाल उन्हीं से होगा। आज महागठबंधन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो घोषणा पत्रों को सामने रखा गया, इन घोषणा पत्रों में 25 बिंदुओं को आपने सम्मिलित रखा है। बहुत सारी ऐसी बात थी जो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी जो है वो कहते नजर आ रहे थे, उनको अब घोषणा पत्र में शामिल किया गया। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा कि क्या लगता है इन जो घोषणाओं को सम्मिलित किया गया है आज इस घोषणा पत्र में, जिसका नाम आपने तेजस्वी प्रण दिया है, वो आपको ये इलेक्शन जिताने वाला है? आपको धन्यवाद कि आपने जोड़ा। देखिए, घोषणा पत्र जो है वो एक संकल्प है महागठबंधन का, तेजस्वी प्रण है और इसमें से कई मुद्दों को हम लोग इससे पहले भी जारी कर चुके थे। जैसे आप एक आदिवासी SC/ST का जो संकल्प और EBC के संकल्प के रूप में कुछ मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहे गए थे। जो भी बात कही गई थी वो महागठबंधन के एक समन्वय के साथ और एक साझी सहमति के साथ। और आप देखे होंगे कि जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके अंतिम में आप 14 लोग की टीम काम की है, जो पूरा मंथन चिंतन के बाद तय किया है। और हमने बिहार के लगभग हर वर्ग को उससे जोड़ने की कोशिश की है कि बिहार को बेहतर बनाने में सबकी सहभागिता हो, सबका सहयोग हो, सब हिस्सेदार हो। और हम 2020 में जब घोषणा पत्र लाए थे तो उसमें जो घोषणा पत्र में हम रोजगार नौकरी देने की वादा किए थे और जातिगत सर्वेक्षण और फिर आरक्षण का विस्तार, पुरानी पेंशन योजना। तो हमने उस समय पुरानी पेंशन तो नहीं दे पाए, नीतीश जी तैयार नहीं हुए, लेकिन हमने नौकरी जो कम समय मिला उसमें देने की कोशिश की। 5 लाख के आसपास दी हमने और कुछ प्रक्रियाधीन हुई। और जातिगत सर्वेक्षण हुआ, आरक्षण का विस्तार हुआ। जातिगत आरक्षण का विस्तार होने के बाद भी उसे भाजपा के लोगों ने लागू नहीं होने दिया, उसे हम फिर रखे हैं एजेंडा में इस बार। लेकिन एक चीज और साथ में रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह है जमीन का। भूमिहीन जमीन हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना जमीन भी नहीं घर बनाने के लिए। मोदी जी भले कहे थे कि हम 2022 तक सबका पक्का मकान बना देंगे, लेकिन जातिगत सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार 40% लोग आज भी कच्चा मकान झुग्गी झोपड़ी में है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है बनाने के लिए। और उससे पहले आप याद कीजिएगा, बंदोपाध्याय की एक कमेटी बनाई थी नीतीश कुमार जी ने 2008 के आसपास, और उनकी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिए थे, जमीन नहीं दिए थे भूमिहीन को। तो हम वैसे बेघर भूमिहीन तो दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि आपने जो आज ये मैनिफेस्टो तैयार किया, हर वर्गों को आपने सामने रखा है, उनकी परेशानियों को समझा है। एक सवाल जुड़ जा रहा है, जब से तेजस्वी की तरफ से ये घोषणा की गई कि हर एक परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी, वित्तीय विश्लेषण को लेकर कई सवाल जुड़ रहे हैं। आज कहा भी है तेजस्वी ने कि उसके लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और समय पर वो दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही वापस से कि क्या ये संभव है कि आप इतनी नौकरियां दे सकेंगे, इतना खर्च आप उठा पाएंगे, या फिर इसके लिए भी केंद्र सरकार से आप अन्य जो है वित्त के लिए मांग कर सकते हैं, या कैसे ये रोड मैप आप आगे बढ़ाएंगे ताकि जो आप वादे कर रहे हैं उसे समय पर पूरा किया जा सके, क्योंकि समय भी आपके ही नेता की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार जितनी योजनाएं चलाती है उसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहता है, कुछ हिस्सा रहता है, सब अलग अलग योजनाओं के अनुसार बटा हुआ है। और देखिए, कोई भी अब जब नया काम बड़ा काम करते जाते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है। कोई सरकार का नहीं, सामान्य बात भी है। हम अपने माझी जी को पुरखा मानते हैं, उनको भी लोग सवाल के लिए रास्ता बनाए। और आपको देखिए, जब आप याद कीजिएगा, जब पहली बार 2020 में जब घोषणा पत्र आया था उस समय भी नीतीश जी को लग रहा था कि नहीं हो सकता, 10 लाख नौकरी नहीं दी जा सकती है। उसके पैरेलल भाजपा 19 लाख की बात की थी नौकरी देने के लिए, लेकिन जब तक हम नहीं आए 1 लाख भी नहीं दे पाए थे। लेकिन हमारे साथ जब नीतीश जी आए
तो नौकरी दिए, उसके बाद दिखेगा। जाटगल सर्वेक्षण का आंकड़ा आया तो नीतीश जी ने कहा कि 94 लाख गरीब परिवार जो आय 6,000 से कम है, हम 2-2 लाख देंगे। वो नहीं दे पाए, उसको भी हम एजेंडा में शामिल किए हैं। जब हम माई बहन मान योजना जो 2500 देने की बात कर रहे थे, तो कई लोगों ने दिनेश जी, कहा उन कि योजनाओं कैलकुलेटर पर से भी छोड़िए, आएंगे, एक बहुत एक करके बढ़ते हैं, उन योजनाओं पर भी हम आएंगे। नहीं, हमारे मेरे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उन देखिए, योजनाओं पर भी आ जाएंगे। दिनेश जी, हम एक बार पहले कांग्रेस पर रुख कर नहीं, लेते हैं, क्योंकि आपके साथ महागठबंधन में है। नदीम अंसारी जी, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, 25 बिंदुओं पर आपने बातचीत कही और पवन खेड़ा की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया कि जो चुनावी रणनीति थी वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। लेकिन सवाल आपसे भी वही होगा, क्या आपने आर्थिक विश्लेषण किया है? क्योंकि इन सारी चीजों पर ठीकरा तो फिर जनता के सर ही फूट जाएगा। ये हम समझें कि ये राजनीतिक समीकरण है या फिर चुनावी सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं चुनावी समीकरण को देखते हुए? देखिए, आज हमारी इंडिया गठबंधन ने ये जो 31 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया है, हाँ। ये हमारा वचन पत्र है। इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो हर तरीके से ट्रायल एंड टेस्टेड बातें हैं। हम लोग जो इसमें वादे किए हैं वो वादा नहीं है, बल्कि जनता से एक हमारा सीधा सीधा संवाद है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं और बाकी भी लोग कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। आप बताइए कि जब इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कभी किसी चीज़ को लेके आती है वेलफेयर के लिए, तो बार बार कहा जाता है कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे। इसी बिहार में भागलपुर में अडानी जी को 1 रुपए के दर से कितनी बड़ी ज़मीन दी गई है। अगर उसका ही आंकड़ा सही से आप लीजिएगा तो वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसके वजह से बिहार में जो पैसा है वो आ सकता है। अब इसके पहले आप अगर जाइएगा तो एनडीए गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा पहले किया था, या अगर थोड़ा सा और हम पहले जाएं तो 2014 में जो सरकार बनी थी उस वक्त भी 15 लाख रुपए का वादा किया है। तो ठीक है, वो बाद में चल के जुमला बन गया, लेकिन उस वक्त कभी किसी मीडिया ने इसके ऊपर सवाल नहीं किया कि अगर 140 करोड़ की जनता है तो 15 लाख रुपए अगर हम देंगे तो उसका उतना पैसा कितना होता है और कहाँ से आएगा। तो ये सिर्फ एक आपका और मीडिया का ये परसेप्शन बन गया है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल पैसे हम जनरेट करेंगे, और हमने इसमें अगर जो वादा किया है उसके साथ साथ हमने इसका ब्लूप्रिंट भी रखा है। और अगर वादे में इतना ही दम है तभी जाकर के हमने हर चीज़ का एक डेडलाइन दिया है कि इतने से इतने दिनों के अंदर हम ये काम करेंगे। आप देखिए कि जब से इंडिया गठबंधन, चाहे बिजली फ्री देने की बात हो, माई बहन सम्मान योजना हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, तो ये एनडीए की सरकार पिछले लगभग 17 महीनों में, कुछ महीने को छोड़ दें तो बिल्कुल फेल सरकार रही है। और अभी पिछले लगभग 6 महीने से कट कॉपी पेस्ट सरकार बन गई है। हमने वादा किया कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, उन्होंने तुरंत 125 यूनिट इसको कर दिया। जवाब ले लेते हमने राजेश तिवारी माई बहन जी से। सम्मान की कट बात कॉपी की, पेस्ट उसके की लिए वो बात चले आपके आगे। नेता की तरफ से भी हर मंच से कही गई। तेजस्वी यादव भी लगातार यही कह रहे हैं, वो आप बिजली फ्री बिजली की बातें कह रहे हैं, आप मैया सम्मान योजना की, जिन तरह की योजनाओं की आप बात कर रहे हैं। आज रेडियो से हमारे साथ राजेश तिवारी जी। राजेश तिवारी जी, आपसे 2 सवाल। एक तो जो पूछ रहे हैं नदीम अंसारी जी की कट कॉपी पेस्ट की चीजें चल रही है, जो इनके मैनिफेस्टो में चीजें शामिल होनी थी उसकी घोषणाएं पहले आपने कर दी। दूसरा, जो राजनीतिक समीकरण अब तक बने हैं उसमें तेजस्वी यादव हर मंच से यही कहते नजर आ रहे हैं कि ना तो अब तक आपकी तरफ से या एनडीए की तरफ से सीएम फेस के लिए औपचारिक घोषणा की गई है, और ना ही ये समझ आ पा रहा है कि किस तरह से एनडीए किस चेहरे पर इस बार के चुनाव में आगे बढ़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका मुख्यमंत्री का ही साफ कर दें। मुख्यमंत्री पर पूरे एनडीए एक मत है, और हमारा ऐसा नहीं है कि हमको चेहरा घोषित करना है। हमारा चेहरा जो है नवंबर 2005 से घोषित है और लगातार घोषित ही रहा है, और 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये सब कोई चाहे मतलब ये स्पष्ट है, नीतीश कुमार ही वापस से आएंगे। ये इफ बट वाला कोई सवाल नहीं है। हमको 6 बार जो है ऐसा नहीं है कि दौरा करना है, ठीक है। उसके यही बात ये लोग पहले कहता था, अभी 5 दिन पहले जो है ना कि हमारा गठबंधन है, पूरी कर लेने दीजिए। तो ये होता है। दूसरी बात है, देखिए, ये कहना कि कट पेस्ट कॉपी है। देखिए, तेजस्वी यादव जी ये भी कहेंगे कि जो सूर्य का उदय होता है, सूर्य भगवान हमारा कॉपी करते हैं, क्योंकि हम रात में लालटेन जलाते हैं तो सूर्य भगवान उगते हैं सवेरे, वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी खुद कॉपी पेस्ट है। वो खुद कहेंगे कि लालू यादव जी हमारा कॉपी किए हुए। जिस नेता को नीतीश कुमार जी, जो 50 साल से बेदाग राजनीति है, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार परिवारवाद नहीं, उनका उदाहरण, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे जीविका हो, या बहुत सारे उदाहरण जो पूरा देश उसको अपनाता है, उनको अगर कह रहा है, कौन कॉपी कर रहा है? वो कॉपी कर रहा है जो खुद कॉपी कर रहा है। तो इस तरह का बात है। दूसरा आपका ये जो मैटर है कि देखिए, ये जो झूठ का पुलिंदा है,
बाकी कुछ नहीं है। किसी दिन आप देखिए 6 और 11 का चुनाव है, 6-11 के बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी जी आएंगे और कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम चांद पर आपको जमीन देंगे, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, चांद पर जमीन दे दे। क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमको बनना नहीं है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है जहां का वो झूठी घोषणा न कर चुके। अरे भैया, आप जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन तो आपके पास इतना है कि आप जितना बेरोजगारों का जमीन लिखाए हुए हैं उसको अगर जो बेरोजगारों को लौटा देते तब आपका कहा जाता है तेजस्वी प्रण। आप बताइए, आप 55 कट्ठा जमीन लिखाए हुए हैं, अपने चचेरा भाई से 4th ग्रेड के नौकरी के नाम पर लिखाए हुए हैं, कितने जमीन लिखा हुआ है। पटना में आपका 47 बीघा जमीन है, वो भी ऑन रजिस्टर्ड है, उसको लौटाने दीजिए। आप तो लिखा है। ठीक है राजेश तिवारी जी, उन चीजों पर आएंगे। एक सवाल आप आपसे पूछा गया है। जमीन जो कह रहे हैं कि हम निर्धनों को जमीन देंगे, भैया आप जो जमीन लिखाए हुए हैं, ठीक है, उस पे भी चर्चा कर लेंगे, जमीन पर भी चर्चा करना है और महिलाओं के लिए जो घोषणाएं हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये महिला की तो बात करे लो नहीं। ये महिला का कितना सम्मान करते हैं बिहार की जनता जान रही है। जिस तरह से ये हवा बना रहे हैं लोग, इससे महिलाएं बिहार के डर चुके हैं। और आपको विश्वास नहीं होता, जाइए मुख्यमंत्री जी के सभा में और तेजस्वी जी के सभा में, देख लीजिए दोनों में महिला किसके साथ है। चूंकि विश्वास का प्रतीक है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जिस तरह से अविश्वास है, जिस तरह से अपना भेड़िया का खाल पहन करके और दिखाने का शो कर रहे हैं, महिलाएं समझ रही हैं, बिहार के युवा समझ रहे हैं, सब कोई समझ रहा है कि ये राजेश तिवारी जी, उस पर भी आपके सवालों का हम जवाब ले लेंगे। लेकिन ये बताइए ना, मैनिफेस्टो आप लोगों का कितने वक्त में आएगा, क्योंकि ये भी तो सवाल आप लोगों के ही खिलाफ है कि ना अब तक सीएम फेस पर चलिए आपने जवाब दे दिया, लेकिन घोषणा पत्र में आपकी कौन सी चीजें शामिल हो सकती है जो अब तक महागठबंधन की तरफ से शामिल नहीं किया गया, जिससे लगे कि हाँ जनता आपकी तरफ आए और आपको ही वोट हम दे? ये झूठा प्रण नहीं करते, हम लोग 7 निश्चय के तहत जो है हर बार हुआ है। और ये मुख्यमंत्री जी जो भी कहे हैं ना, एक भी आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी जो भी योजना का डिक्लेयर किए हैं वो ये नहीं कहें कि हम चुनाव आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हम टोटल अमल किए हुए हैं। इसको घोषणा नहीं कहा जाता है। दूसरा यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जो काम बोलता है, 30 तारीख का हम लोग का आ रहा है, 7 निश्चय का 30 तारीख का आ रहा है, उसके बाद देख ली। और इनका तो ऑलरेडी जो है, जो भी है, तेजस्वी यादव अकेले सब घोषणा कर चुके हैं। कल ही देखिए एक घोषणा किए, कभी किसी को अपने गठबंधन का किसी का शामिल नहीं किए। और देखिए कांग्रेस का स्थिति ये हो गया है सुष्मिता जी, कांग्रेस का स्थिति हो गया है कि बिहार कांग्रेस 2 कांग्रेस हो गया, एक लालू कांग्रेस और दूसरा जो है अखिलेश सिंह कांग्रेस। दोनों कांग्रेस आपस में बटा हुआ है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं। इनका जो स्थिति होता है, हमेशा जो है घोषणा करने वाले लोग झूठ बोल ये फैलाने वाले बात है। राजेश तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को आप लोगों का घोषणा पत्र आ जाएगा। आवाज नीचे करिएगा, आप दोनों ही, नदीम अंसारी जी और राजेश तिवारी जी, आपकी आवाज सामने नहीं जा रही है। मेरा सवाल, राजेश तिवारी जी, अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं कुछ स्पष्ट नहीं है। नदीम जी, राजेश तिवारी जी, देखिए आप लोग जनता के बीच जाने की बात कहते हैं। एक सेकंड राजेश तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग दोनों पहले तो साथ में बोलिए मत, आप लोग साथ बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आता। समय की पाबंदी, मैं बता रही हूँ, नहीं मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को रोक सकती हूँ, मैं आप लोगों को रोक सकती हूँ। राजेश तिवारी जी, मैं आप लोगों को रोक सकती हूँ। नदीम अंसारी जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नदीम अंसारी जी को ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ राजेश तिवारी जी कि आपके समय में उन्होंने आपको समय दिया है बोलने के लिए, तो आप भी बोलिए। मेरा अगला सवाल अब बीजेपी से ही होगा, क्योंकि 17 सालों के बाद अगर बीजेपी की तरफ से भी रहे तो बेहद ही कहा जाता है कि काम को गिनाने की बातें रहती है। सुमित शशांक जी, 17 साल आप भी रहे बिहार में, बेरोजगारी की बातें आपकी तरफ से भी कही गई, घोषणा पत्र को आपने झूठ का पुलिंदा बता दिया, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया जिस वजह से सरकार को अब वापसी के लिए एक जगह दे जनता? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक कविता से शुरुआत करूंगा कि ठोस कदम की बातें करके कठिनाई से बचते हो, बिना किए ही मेहनत के तुम मेहनत के छंद रचते हो। तो तेजस्वी यादव और खास करके ये महागठबंधन के लोग जो हैं, ये मेहनत नहीं करते, मेहनत के छंद रचते हैं। और रही बात, आपने पूछा ना कि 17 वर्षों में हमने क्या किया, तो वही बताता हूँ। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लीजिए, लघु एवं कुटीर उद्योग की बात कर लीजिए, हेवी इंडस्ट्रीज के संदर्भ में बात कर लीजिए, महिला उद्यमी योजना के विषय में बात कर लीजिए,
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, सीमांचल के विषय में बात कर लीजिए, मिथिलांचल के विषय में बात कर लीजिए, शाहाबाद के विषय में बात कर लीजिए, सारण के विषय में बात कर लीजिए। मैं प्रत्येक क्षेत्र पर कैटेगराइज तरीके से प्रत्येक क्षेत्र के विषय में कैटेगराइज्ड होकर के एक एक चीज बता सकता हूं कि हमने किस जगह पे कहां पर किस चीज को किया है। और खास करके बिहार की बेटियों का, जब बिहार में आज से पहले लालू जी के काल में कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा थी, महिलाओं के बीच में कुपोषण सबसे ज्यादा था, बच्चियों का गैंगरेप जो है वो सबसे ज्यादा था। और उसके बाद आप देखिए कि बिहार में जब एक बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में पैसे जाते हैं। जब वही बेटी 9वीं कक्षा में जाती है तो उस बेटी को हम साइकिल देते हैं कि वो स्कूल जाए। 7वीं कक्षा में जब वो बेटी रहती है तो पोशाक योजना के तहत उसके शरीर पे अच्छे वस्त्र रहें, ये सुनिश्चित करते हैं। और उसी बेटी को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए अच्छा भोजन और अनाज प्रदान किया जाता है। और उसी बेटी को 35% आरक्षण भी मिलता है सरकारी नौकरी में, 50% से ज़्यादा आरक्षण निकाय चुनाव में मिलता है। उसी बेटी के विवाह के निबंधन पे लाखों रुपए दिए जाते हैं। मैट्रिक पास करने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है, इंटर पास करने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है। मैडम एक मिनट, एक बार रोजगार पर आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, रोजगार पर भी जवाब दीजिए। निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश में 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, जिसमें से एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी गया में बन रहा है, जहां 1.5 लाख रोजगार देने का काम हमने किया। हमारे नदीम भाई बगल में बैठे हैं, इनको जान करके खुशी होगी कि गया में खास ये भागलपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को रोजगार हमने देने का काम किया है। जब किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ सीमेंट उद्योग आता है। आप अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, मधेपुरा की बात करें, सभी जगह पे सीमेंट उद्योग आया है और वहां पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा ये जो आरोप लगा रहे थे उस पर भी मैं बोल देता हूं। अच्छा सुमित जी, मेरा सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैनिफेस्टो अगर आपका आता है तो जैसे कि अब महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि इन्होंने जो 25 बिंदुओं को तैयार किया, हर वर्ग को इन्होंने सामने रखा है, वो कृषि वर्ग हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, इन तमाम चीजों पर वे फोकस्ड बता रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो किस रूप से सामने आ सकता है? देखिए, हमने तो लगातार अपने मैं तो लगातार पहली बार थोड़े ना, ये पहली बार मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे होंगे। हम तो मैनिफेस्टो के विषय में भी, और हमने जो विगत 9 वर्षों में देश में जो काम किया, हमने जो 17 वर्षों में बिहार में काम किया, वो पूरा लेकर के हम पूरी सारी चीजें लेकर के डेटा के साथ आते हैं। और ये महिला, दलित महिला की बात कर रहे थे, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव उस व्यक्ति का नाम है। जब चंपा विश्वास का बलात्कार होता है तो लालू यादव पंचायती करवा रहे थे। एक दलित महिला के बलात्कार होने के बाद एक आदमी, बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बलात्कार का पंचायती करवाता था, मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती करवाता था, गाड़ी चोरी का पंचायती करवाता था। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्षेत्र में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आंख सेंकने जा रहा है। सोचिए, उससे ज्यादा गंदा और घटिया व्यक्ति कौन हो सकता है? ठीक है, आपने महिलाओं के लिए जो बातें रखी है उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरजेडी से अगला सवाल लेंगे। दिनेश जी, जैसे ही ये मैनिफेस्टो सामने आया, आप अपनी जवाब भी पूरा कर लीजिएगा, लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टो सामने आया, नीतीश कुमार का एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर सामने आ जाता है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि एक वर्ग है जो युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में युवाओं को उन्होंने सतर्क कर दिया है कि आप सतर्क हो जाइए, ऐसे में आप उनके बातों में सामने मत आइए। ये बातें उन्होंने कह दी और ये कहा है कि नीतीश ने ही किया है और आगे भी नीतीश ही करेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, बिहार की पूरी जनता जान रही है कि नीतीश जी आज किस स्थिति में हैं। अभी समस्तीपुर के कार्यक्रम में मोदी जी के सामने जो मंच पे हर चीज को लिखा पढ़ रहे थे कि हम कर्पूरी गांव गए, ये गए, उसके बाद भी गलती बोल गए 2-3 बार। तो उनका ट्विटर कौन चला रहा है, कौन भुजा पार्टी के लोग कुछ घोषणा कर रहे हैं, या बिहार की जनता जान रही है उस लायक नहीं बचे हैं। दूसरी बात कि जदयू का प्रवक्ता बोले कि हमारा घोषणा पत्र लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाजपा के नेता का प्रवक्ता कर रहे हैं घोषणा पत्र लाएंगे, लाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी पहली बार लाई है। इन्होंने कहा है कि 30 को इनका घोषणा पत्र आ रहा है। मैंने ये बताया कि हम घोषणा पत्र नहीं, हम काम का डेटा लेकर के आते हैं। 30 को इनका घोषणा पत्र आ रहा है। और मैंने बोला कि हम घोषणा पत्र से ज्यादा यकीन करते हैं कि जो काम हमने किया है 1 साल में, 1 टेन्योर में, उसको पूरा लेकर के लोगों के सामने बताते हैं। आप डिबेट कर लीजिए ना, किस स्पेसिफिक विषय पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, महिला उत्थान पे, बच्चों के उत्थान पे, जिस पर बात करना है उस पर बात कर लीजिए। पर ही जवाब दे दीजिए। हाँ,
तेजस्वी यादव सिर्फ एक इतना जवाब दे दीजिएगा कि अभी अरे कुछ दिन सुनिए पहले क्या जो भाई। ईडी वाला बोर्ड लगा हुआ था ना तेजस्वी यादव के सुनिएगा। जमीन ठीक है, पर, वो सर, जमीन सुनिएगा, कहाँ से सुनिएगा। लूटे जवाब हैं सुन और उसमें से कितना जमीन देंगे बाकी लोग को, वो भी खाली बता दीजिएगा शशांक भाई जी साहब। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। हाँ, मैडम, ये 2020 के विधानसभा चुनाव में इनके घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरी देने की बात थी। निर्मला सीतारमण ने भी बोला था। 2020 में सरकार बनी, 22 तक रहे, अगस्त तक 1 लाख भी नौकरी नहीं दिए। हम जब साथ में आए तब दनादन नौकरी दी गई। तो कहाँ गया घोषणा पत्र? हमारे साथ दूसरी कब बात आए ये कर रहे हैं शिक्षा में, सुनिए पहले, मतलब आपके साथ नहीं, मतलब नीतीश जी के साथ। अच्छा। दूसरी बात, जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप 2023 का वैसे जातिगत हमने सर्वेक्षण लालू जी आधार को देखिए। मुख्यमंत्री बनाया था। शशांक जी एक अरे सेकंड। पहली सुनिए बार। भाई, आप तो कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण की लाए तो आप अरे सरकार क्या कर्पूरी की? ठाकुर को तो आप लोगों ने पैदल कर दिया हुआ था। लोग जननायक का उपाधि उनसे छीन के तेजस्वी यादव को देने की बात कर रहे थे। बताइए ना, गुंडा पार्टी के नेता को जननायक का उपाधि मिलेगा भाई? जो है महिला की जब आवाज रिकॉर्डिंग करवा रहा था तड़ीपार, उसके ऊपर पूछिएगा। गुंडा पार्टी के प्रवक्ता है ना भाई आप, अपराधियों के पार्टी के प्रवक्ता है ना, ये बताइए ना। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल गिरोह किसने बनाया? अपराधियों गुंडों बलात्कारियों को टिकट किसने दिया? साबुद्दीन जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? बताइए ना। चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया गया, वैसे आदमी को लेकर के घुमा रहे थे ना। हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देंगे। हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांगने की बात करने वाले को आप लेकर के क्यों आए बिहार में? उदयनिधि स्टालिन क्यों आया? नहीं जवाब दीजिएगा, नहीं जवाब दीजिएगा। 72 छेद लेकर के घूम रहे हैं अपने नेता के अंदर, नहीं बताइएगा। लालू यादव से बड़ा बलात्कारी हत्यारा कोई है? नहीं जो बलात्कार का पंचायती करवाता हो, की भीड़ है, जो बलात्कार का पंचायती करवाता हो, लालू यादव से बड़ा कोई गुंडा है, अपराधी है? शशांक जी रहने दीजिए, वो पार्टी बिजनेस पर बात मत कीजिए। मैनिफेस्टो पर वापस से आइए। मैनिफेस्टो, 1 मिनट हमारे पास और बचा हुआ है, प्लीज मैनिफेस्टो पर दिनेश जी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी बातों को पूरा कीजिए, फिर मैं वापस से एक बार इन सभी गुंडे के बेटे को कोई नहीं शशांक पसंद जी करता है एक भाई। सेकंड। दिनेश जी देखिए, मैनिफेस्टो की बात मैडम हम कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, हम 20 में भी लाए थे, पूरा किए, और ये अभी लाएंगे कि नहीं लाएंगे डाउट इनका, जो इंतजार कीजिए। हम जिन मुद्दों को लेकर आए हैं पूरे मंथन के साथ आए हैं। हम अब माई बहन मान योजना के साथ माताओं को पैसा देंगे 5 साल में 1.5 लाख रुपया, 250 महीना के, और वृद्धा पेंशन के साथ हम बढ़ाएंगे, 1500 देंगे, भूमिहीन को जमीन देंगे, हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे, हम किसी अडानी अंबानी को फालतू में जमीन नहीं देंगे। अच्छा, एक ऐसे सवाल जो आप घर बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा? मैं एक बार राजेश तिवारी जी से इसका जवाब देना चाहूंगी। राजेश जी आप सुन रहे होंगे इनके बयान को। बताइए ना, बहू को तो एक पीट के सेकंड, निकाल शशांक दिया जी, मोदी के पत्नी को मेरा सवाल बहू है। को पीट के निकाल दिया ने, ऐश्वर्या राय को घर से बुलाइए, राजेश तिवारी जी बुलाइएगा। कह रहे हैं 2020 में तेज प्रताप को गर्दनिया एक पास आखिरी कर सवाल दिया ना मुझे भाई। इनसे। राजेश तिवारी तेज जी, प्रताप से तलवा चटका 2020 रहे में थे। इनकी सरकार बनी, 2022 तक आपने कोई काम नहीं किया, और जब इनके साथ आपने सरकार बनाई तो आपने नौकरी दी। इस पर क्या कुछ मोदी जी की कहेंगे? पत्नी पीएम आवास में शशांक जी एक सेकंड रुक जाइए, आपका ऑडियो डाउन मोदी है। जी की शशांक पत्नी जी पीएम और आवास में कब जा रही हैं? मोदी जी की पत्नी पीएम आवास में कब जा रही है, बताओ हमको। शशांक जी और दिनेश जी प्लीज रुक जाइए। आप लोग जब बोल रहे थे बेहद ही मोदी जी के नम्रता बताओ, से ये मोदी सुन जी रहे हैं आपकी बातों महिला को, के एक बार बाद सुन अपनी पत्नी लीजिए। को कब ले जा रहे हैं राजेश पीएम तिवारी आवास जी में? आप बातों को पूरा मोदी कीजिए। जी पत्नी कौन सा कानून का तलाक दिए हैं? बलात्कार का पंचायती करता है कौन? लालू यादव। शशांक जी रुक जाइए। तुम्हारे यहाँ तो बलात्कारी पड़ा हुआ है सब अरे पार्टी में। तुम गुंडा, तुम्हारा तुम गुंडा, तुम्हारा नेता गुंडा, जिसको बाप बना के बैठे हो वो गुंडा, जिसको बाप बनाए हो उससे जाके पूछो ना। ये अडानी अंबानी का प्रवक्ता बोल रहे हैं। अभी अंबानी के शादी में, अंबानी के लड़के के शादी में लालू यादव, तेजस्वी राजेश तिवारी जी, इसका एक जवाब सब छोटा कोई सा। जाकर डांस कर रहा था, राजेश और उस तिवारी जी। अडानी का अंबानी का ये विरोध कर रहे हैं। ये स्थिति है। ये लोग झूठ परोसने का माहिर है और कुछ नहीं। महागठबंधन का इस बार सफाया है। 2010 से भी स्थिति इन लोगों का विकृत होने वाला है। अब इसलिए ये बेचैनी में है। तेजस्वी यादव एकदम पूरा जो है नासमझी से और व्याकुल होकर के इस तरह का घोषणा कर रहे हैं। कहीं ये घोषणा कर रही है, ये सब टोटल झूठी घोषणा है। और इनका जो स्थिति होने वाला, अब बताइए अंबानी के शादी में ये खुद जाके डांस कर रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन इनको भेज रहा है।
चार्टर्ड प्लेन भेज रहा है, उसके बाद ये कर रहे हैं। अरे कम से कम झूठ बोल। देखिए बात यहाँ पर घोषणा पत्र की हो रही थी। सारे गेस्ट का ऑडियो डाउन करिएगा, सारे गेस्ट का ऑडियो डाउन करिएगा। देखिए मैनिफेस्टो पर चर्चा थी यहाँ पर, और ये आज होना ही था, क्योंकि जो चुनावी वादे यहाँ पर हो रहे थे, उन चुनावी वादों पर कितनी मुहर लगती है ये तो सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। लेकिन जनता ये पूछती है कि आज जो मैनिफेस्टो में आप सवाल पूछते हैं, यदि वो पूरे नहीं हुए तो जनता किसके पास जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से नदीम अंसारी जी हमारे साथ थे, बीजेपी से हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़े हुए थे, जेडीयू से राजेश तिवारी जी थे, और आरजेडी से हमारे साथ दिनेश पाल जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।